अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम दिन भर में खुश आमदेद। मैं हूं आपकी होस्ट माहम जाहिद और मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। प्रोग्राम के आगाज में सबसे पहले बात करते हैं, सबसे अहम खबर से मुतालिक बात करेंगे। आर्टिकल 63A की नजरसानी अपील की हम बात करेंगे, जिसकी आज समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक नजरसानी अपील पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल बेंच में शामिल हैं। समाअत के आगाज़ पर चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर से बेंच में शमूलियत की दरख्वास्त की गई, ताहम उन्होंने अपना पुराना मौक़िफ़ बरकरार रखा। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क दिए कि आजकल सबको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में इमरान कुछ भी जो बंद दरवाज़ों के पीछे नहीं हो रहा, ये भी उन्होंने कहा है। और इससे पहले भी हम देख रहे थे, कल भी समाअत मुलतवी हो गई थी और आज भी समाअत मुलतवी कर दी गई है। कल जस्टिस मुनीब अख्तर थे, उन्होंने एतराज़ किया था और वो जी बेंच में शामिल नहीं हुए थे। अदम दस्तयाबी उन्होंने अपनी शो की थी और उन्होंने ख़त भी लिखा था और उस ख़त पे ख़त अब वो लिख रहे थे, जिस पर चीफ जस्टिस ने भी कहा कि ख़त को हम ना रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बना सकते, जबकि उन्होंने कहा कि जी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। फिर मंसूर जो अली शाह हैं, उन्होंने भी एतराज़ किया, अब उनके भी एतराज़ आते हैं। ऐसे में बैरिस्टर जो अली ज़फ़र हैं, उनके भी बेंच के एतराज़ आते हैं। तो केस में नए बेंच की तश्कील के हवाले से जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा है कि जस्टिस मुनीब अख्तर की माजरत के बाद जस्टिस मंसूर अली का जो नाम है वो तजवीज़ किया गया, ताहम उन्होंने बेंच में शमूलियत से इनकार किया, जिस पर जस्टिस नईम अख्तर को बेंच में शामिल किया गया है। समाअत के आगाज़ पर एडवोकेट अली ज़फ़र ने इस्तदा की कि मैं बेंच पर एतराज़ उठाना चाहता हूँ, जिस पर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया आप अपनी नशिस्त पर वापस चले जाएं, हम आपको बाद में सुनेंगे। वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने आर्टिकल 63 नजरसानी अपील की हिमायत की है, जबकि PTI के वकील अली ज़फ़र ने नजरसानी अपील की मुखालिफत की है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 नजरसानी केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। ये बड़ा अहम ही केस है जिस पर सियासतदान भी बात करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने 63A से मुतालिक और जो मुजवज़ा आइनी तरामीम से मुतालिक आज गुफ्तगू की है बलूचिस्तान में। उनका क्या कहना था, पहले आपको वो दिखाते हैं। रियासत होगी माँ की तरह, रियासत होगी माँ की तरह, रियासत बन गया बाप की तरह। आईनी अदालत आप कैसे कह सकते आप नहीं मानेंगे? जो आइन होगा आप मानेंगे। आइन का अगर आप नहीं मानते तो प्लीज डोंट कॉल योरसेल्फ लॉयर्स, डोंट कॉल योरसेल्फ पॉलिटिशियंस। अगर आइन कहेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगा, आपने प्रैक्टिस नहीं करना, ना करे, आप एतराज ना करें, बट आप आइन को कैसे नहीं मानते? हमने 63A इसलिए रखा कि बिल्कुल हम हॉर्स ट्रेडिंग पे कत्ल लाना चाह रहे थे, मगर हम पार्लियामान के मेंबर्स को गुलाम नहीं बनाना चाह रहे थे, उनका वोट का हक छीनना नहीं चाह रहे थे। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर लिया है साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदौन साहब ने। जहांगीर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जहांगीर जदौन साहब, पिछले 1-2-3 सालों में हम देख रहे हैं 63A बड़ा बहस में है और अब इसकी नजरसानी अपील की समाअत भी हो रही है और दीगर सियासतदान भी इस पे बात कर रहे हैं। इतना बड़ा मसला क्यों बना हुआ है? इबहाम कैसे पैदा हो गया? अब ये इबहाम दूर हो जाएगा तो मामला हल हो जाएंगे आपके ख्याल में? बहुत शुक्रिया। देखें, 63A आइन के अंदर रहे या न रहे, उसकी इम्पॉर्टेंस और अहमियत तब होती है कि जब उस पर अमल हो। असल में देखें ना, आप आइन तो बना दिया आपने, आइन को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? कोई भी इदारा जो है और कोई भी ताकतवर शख्स जो है वो आइन पे मनोहन इन लेटर एंड स्पिरिट अमल नहीं करना चाहता। और माजरत के साथ जो सियासतदान जो है ना, वो जब पब्लिक में जाता है तो वो सच बात नहीं बताता, वो अपनी मतलब एक ट्विस्ट के साथ बात करता है कि अगर वकील आइन नहीं मानते तो आइनी अदालत नहीं मानते। अब ये मानने की बात है कि अदालत जो मौजूद है उसके अंदर ऑलरेडी उसके पास पावर है कि वो आइन के कॉन्स्टिट्यूशनल फैसले रोज़ाना कर रही है। ये बात नहीं है कि आइन को तो पॉलिटिशियन भी अपनी मर्जी से मानता है, हर इदारा जो है जिसके पास इख्तियार है वो अपनी मर्जी से मानता है। अगर उसकी मर्जी के खिलाफ हो तो वो कहता है ये आइन नहीं है। 63 देखें, आइन के अंदर जैसा पहले था, मेरे अपनी ज़ाती राय है कि वो उस तरह ही मौजूद रहना चाहिए, लेकिन उस रहने का जो फ़ायदा या नुकसान है वो पॉलिटिकल पार्टियां नहीं करना चाहती। उसकी मैं एक आप मिसाल देता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट। 2019 के पहले दूसरे महीने में जब सादक संजरानी पे नो कॉन्फिडेंस हुई तो बाहर 34 मेंबर थे और अंदर जाकर 65 हो गए। तो मुझे बताएं कि आज दिन तक किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ये जुर्रत हुई है कि वो अपने उन जो मेंबरान थे जिन्होंने खिलाफ वोट दिया, जिन्होंने सादक संजरानी को चेयरमैन सेनेट बनाया,
और जिनके कहने पे बनाया वो भी मौजूद थे, उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग की, किसी एक बंदे को उन्होंने सजा दी है। आज हमारी पॉलिटिकल पार्टियां माजरत के साथ एक पिट्ठू का किरदार अदा कर रही हैं, तमाम, कोई एक्सेप्शन नहीं है। कोई अपना इंडिपेंडेंट फैसला नहीं कर सकते अपनी पार्टी के अंदर भी। मुझे बताएं, ये जब 4-5 जो सेंटर इलेक्ट हुए हैं, किसने करवाए हैं? इन पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं जी हम आइन मानते हैं, हमारे पास जमहूरियत है। ये लोगों के साथ फ्रॉड करना छोड़ें, सच बताएं लोगों को कि हमारी ये मजबूरियां हैं। लेकिन जहांगीर साहब, जैसे कि बिलावल भुट्टो ने कहा है कि फ्लोर क्रॉसिंग को रोकने के लिए आर्टिकल 63A है, तो फिर अगर कानून है तो इस पर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी? रुकने पार्लियामेंट को क्या इख्तियारात हैं? वोट शुमार होगा नहीं होगा? कौन तयन करेगा फिर ये? नहीं, ये मैं यही कह रहा हूं ना कि अगर वो कहते हैं जी रिव्यू करें और ठीक है रिवर्स हो जाए, अब मैं भी कहता हूँ रिवर्स हो जाए, आइन को रीराइट ना किया जाए। आइन के अंदर मौजूद था कि अगर कोई बंदा वोट देगा या पार्टी की या नहीं देता, अगर वो कहता है मैं वोट नहीं अब्सटेन करेगा, तो फिर भी वो 6 कंडीशन थी कि प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हो, चीफ मिनिस्टर का हो, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो, उसके बाद मनी बिल हो और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो। इन 6 चीज़ों पे उन्होंने कहा था कि अगर पार्लियामेंट्री पार्टी के हेड की डायरेक्शन के अगेंस्ट बंदा काम करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई। मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने किसको डिस्क्वालीफाई अभी तक? आइन के अंदर आर्टिकल जब से ये मौजूद है आज दिन तक पॉलिटिकल पार्लियामेंट्री पार्टी के हेड ने किसको डिस्क्वालीफाई किया है फ्लोर क्रॉसिंग पे? फ्लोर क्रॉसिंग तो होती रही है, ये आज भी करना चाहते हैं, ये कल भी करेंगे। जब फ्लोर क्रॉसिंग जिस पार्टी के फेवर में होगी वो कहेंगे ठीक है कोई मसला नहीं है, जब जिनके अगेंस्ट होती है वो शोर मचाते हैं। आपको नहीं पता, देखिए पीटीआई के दौर में इमरान खान ने टीवी पे आकर कहा जी हमारे पास तो मेंबर ही नहीं होते, हमारे मेंबर तो वो लाते थे। और एक एमएनए जो फोत हो गया उसके अल्फाज हैं जी मैं खुद नहीं आया, मैं आया नहीं हूं, मुझे लाया गया है। तो लाने वाले जो हैं वो बिल भी पास करा लेंगे, वो जब नहीं चाहेंगे तो बिल नहीं भी पास होगा। तो इनके पास इख्तियार ही कोई नहीं है। 63A जो है ये आपके ख्याल में एक आईनी मसला है या फिर एक सियासी मसला है? देखें, जितना भी आईनी मसला होता है वो बिल्कुल सियासी भी होता है, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी के साथ लिंक होता है। और पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर ना ही डेमोक्रेसी है, ना ही के अंदर इतनी इंडिपेंडेंस है। अब देखिए ना, पॉलिटिकल पार्टी इंडिपेंडेंटली सर्वाइव ही नहीं कर सकती, ना इसको सर्वाइव करने दिया जाता है, ना ही जो उसके लीडर होते हैं जो कमांड कर रहे हैं, जो फैसले करने वाले होते हैं, ना ही वो कंसेंसस के साथ फैसले करते हैं, ना ही वो जो है वो जिस जगह से आर्डर मानते हैं उन्हीं का आर्डर चलता है। अच्छा जहांगीर साहब, ये जो एतराज़ात आ रहे हैं, मुनीब अख्तर ने भी ख़त लिख दिया, फिर मंसूर अली शाह ने भी ख़त लिख दिया, उनके भी जानिब से एतराज़ात आए, तो ये एतराज़ात का अगर सिलसिला चलता रहेगा तो ये केस फिर इल्तिवा का शिकार रहेगा या हल होता नज़र आ रहा है आपको? नहीं, ये केस कल ये परसों इसको रिव्यू पिटीशन मेरे ख्याल में ये एक्सेप्ट करेंगे। आप देखें ना, जिसकी मर्जी होती है, जिस चीफ जस्टिस की मर्जी होती है उस तरह से कोर्ट को चलाता है। अगर काजी फाइज की मर्जी आज ना होती, वो सुप्रीम कोर्ट कहता है जी आपका क्या लोगो स्टैंड आई है इसमें, आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, आप क्यों आए इस रिव्यू पिटीशन में? आपके कोई अरकान ने डिफेक्शन की है या किसी आपने कोई इलेक्शन लड़ाना है चीफ जस्टिस को, ये हर आप उसकी मर्जी है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट बाहर आ जाए, एक आम वकील आ जाए, कोई भी आ जाए वो सुन लेगा। अगर उसकी मर्जी ना होती वो कहता है जी आपकी लोकल स्टैंड आई नहीं है, आपने किस तरह रिव्यू फाइल कर दिया। तो ये लोगों आपने जो डिस्क्रिप्शन होती है उसको मिस यूज करते हैं और अब भी कर रहे हैं। अब वो भी अपनी मर्जी का बेंच बना रहा है। पहले हमें इतराज होती है कि उमर बंदयाल जो है हम ख्याल, अब ये भी हम ख्याल बेंच बनाते हैं। तो ये मुल्क का निज़ाम ठीक नहीं चाहते, ये अपनी मर्जी करना चाहते हैं कि जो उनकी मर्जी में ठीक हो वो ठीक है। जिसको लोग बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर जदौन साहब हमें इस मुतल्लिक कर रहे थे। मामला बड़ा आम है, केस तो उससे भी ज़्यादा आम है और हुकूमत की नज़रें इस केस पे इस लिहाज से भी हैं क्योंकि आईनी तरामीम जो है ना वो किसी हद तक इस केस के फैसले से जुड़ी हुई हैं। आने वाले दिनों में भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। एक और अहम मामला हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि पिछले काफ़ी दिनों से हम डिस्कस कर भी रहे थे कि रवा माली साल 2024-25 की पहली छमाही में टैक्स आदाफ हासिल करने में एफबीआर नाकाम हो गया है। टैक्सेस बड़े लगा रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी टैक्स आदाफ जो है ना उनको हासिल नहीं हो रहे। जी बिल्कुल, और फाइलर्स और नॉन फाइलर्स वाला भी हम मसला देख रहे थे कि टैक्स नेट में लाने के लिए जो फाइलर्स नॉन फाइलर्स हैं उनको फाइलर किया जाएगा और टैक्स गोशवारे जमा करवाने के लिए भी उन्होंने तारीख दी थी, लेकिन अब उसमें भी तौसीह कर दी गई है। तो अब देखना ये है कि टैक्स नेट में सब आते हैं या नहीं आते हैं और जो टैक्स महसूलात हैं वो पूरे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। और पहली छमाही में 2652 अरब के मुकाबले में 2556 अरब टैक्स महसूलात हासिल कर सकी है एफबीआर, जबकि एफबीआर को 96 अरब रुपए के रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना भी है। रवा माली साल एफबीआर का टैक्स वसूलियों का हदफ 12,970 अरब रुपए है। इस टारगेट को पूरा करना मुश्किल ही नजर आ रहा है और टैक्स हदफ के हुसूल में नाकामी पर IMF ने भी इजाफी महसूलात के लिए मज़ीद इक़दाम गौर भी शुरू कर दिया है। बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान ने हमें ज्वाइन कर लिया है। कामरान खान साहब, पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए, इतने भारी भरकम टैक्सेस लगाने के बावजूद भी
जो टैक्स हदफ है वो हासिल नहीं हो पा रहा, इसकी वजह क्या नजर आती है और एफबीआर के पास इसकी क्या हिकमत अमली है? जी शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये कि जब टैक्स का जो हदफ मुकर्रर किया होता है, यानी इनकम टैक्स में जितना एफबीआर एक्सपेक्ट कर रहा होता है, जो उन्होंने टारगेट रखा हुआ होता है, वो मुकर्ररा मुद्दत के अंदर कभी भी वो वसूल नहीं होता। यानी ये 30 सितंबर जो है हर साल ये एक कवायद के मुताबिक, एफबीआर कानून के मुताबिक, टैक्स लॉज के मुताबिक ये डेट होती है कि 30 सितंबर तक आपने अपने गुज़िश्ता माली साल के गोशवारे जो हैं वो जमा करवाने होते हैं और उसमें जो इनकम टैक्स है आपका वो आप जमा कराते हैं। तो जो हदफ है वो 30 तारीख को कभी भी नहीं होता, क्योंकि हमेशा हमने ये देखा है कि ये टैक्स रिटर्न फाइल करने का सिलसिला जो है वो 30 के बाद तक भी जारी रहता है। गुज़िश्ता दिन भी हमने देखा आखिरी तारीख थी, रात 12 बजे तक एफबीआर के दफातर खुले रहे, लेकिन फिर 12 बजे के बाद जो है वो डेट जो है वो एक्सटेंड करनी पड़ी और 14 अक्टूबर तक की डेट जो है वो एक्सटेंड की गई। और ये इसीलिए दिया गया, इसलिए कि वो ये न सिर्फ ये कि ये जेन्युइन डिमांड आ रही थी आवाम की तरफ से भी, जब ये कहा जा रहा था कि जो टैक्स का पोर्टल है, एफबीआर का जो पोर्टल है टैक्स फाइलिंग के लिए, वो पोर्टल जो है सुसरवी का शिकार है, उसके ऊपर जो है वो प्रॉपर अपडेशन नहीं हो रही। कामरान, आपने पोर्टल के हवाले से तो बात की है, सुसरवी का शिकार है, तौसी भी दे दी गई है, लेकिन फिर भी अहदाफ जो है वो पूरे नहीं हो पाए हैं, तो ये कैसे होगा, कैसे मुमकिन हो पाएगा? जी देखिए, इसके लिए एफबीआर ने बड़ी स्ट्रिंजेंट पॉलिसी जो है वो भी अनाउंस की हुई है। उन्होंने ये कहा हुआ है कि जो नॉन फाइलर होगा उसके ऊपर मजीद पाबंदियां और सख्तियां जो हैं वो बरती जाएंगी। उनकी मोबाइल सिम वाला पहले से ये जो है ये इसके ऊपर अमल किया जा रहा है कि जो नॉन फाइलर होगा उसकी मोबाइल सिम जो है वो बंद कर दी जाएगी। फिर अभी मजीद ये कहा जा रहा है कि जी अगली स्टेज जो आएगी वो उसमें उनके गैस और बिजली के कनेक्शन भी मुनक़ता हो सकते हैं। फिर उनको गैर मुल्की सफ़र पर पाबंदी होगी, बाकायदा इमिग्रेशन को इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा, उनका डाटा जो है उनको दिया जाएगा कि ये नॉन फाइलर जो है वो गैर मुल्की सफ़र नहीं कर सकेगा, कि ऐसा शख्स जो कि अपना टैक्स नहीं देता तो वो कैसे गैर मुल्की दौरा जो है वो कर सकता है। इसी तरीके से उनके प्रॉपर्टी के ऊपर, प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के ऊपर, उसके ऊपर पाबंदी होगी। पहले ये था कि प्रॉपर्टी वो खरीद तो सकता था नॉन फाइलर, लेकिन उसको उसमें नॉन फाइलर होने की वजह से कई गुना ज़्यादा टैक्स जो है वो देना पड़ता था। अब ये कहा जा रहा है कि उसको बिल्कुल उसके ऊपर जो है वो ये पाबंदी होगी कि वो ना कोई प्रॉपर्टी खरीद सकेगा और ना ही अपनी प्रॉपर्टी जो है वो बेच सकेगा। सही, लेकिन कामरान खान साहब ये बताइए, अगर क्विकली मैं आपसे पूछ पाऊं, 96 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है पहली तिमाही में, अगली 3 तिमाहियां तो पड़ी हुई है फिस्कल ईयर पूरा होने में, तो अब क्या हिकमत अमली हो सकती है? आईएमएफ का दबाव भी है, अभी रिसेंटली हमारा मुआहिदा भी हुआ है उनसे और हमें 1.1 अरब डॉलर की वो ग्रांट भी हमें मिल चुकी है, तो हमारे लिए ये कितना बड़ा टारगेट होगा इसको, शॉर्टफॉल को खत्म करने के लिए? बिल्कुल, 95 अरब का शॉर्टफॉल जो है ये कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि कभी भी एफबीआर का रिकॉर्ड ये बताता है कि कभी भी उन्हें जो मुकर्ररा मुद्दत है उसके अंदर उनको जो है वो मतलूबा अहदाफ जो हैं वो हासिल नहीं होते। इसके लिए मज़ीद टाइम देना पड़ता है और जैसा कि हमने अभी आपने भी खुद जिक्र किया कि इसमें टैक्स फाइलर्स को मुश्किल पेश आ रही थी, टैक्स जमा कराने वालों को जेन्युइन मुश्किलात दरपेश थी। पाकिस्तान में इंटरनेट के स्लो होने का मसला जो है वो गुज़िश्ता कई माह से ये इसको फेस किया जा रहा है। इसी वजह से जो टैक्स पोर्टल है वो भी 100% जो है वो अपनी ऑप्टिमल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहा था, लोगों को मुश्किलात थी। इसके हवाले से टैक्स बार ने शिकायत जो थी वो वहाँ पे दी थी। जो आपकी जो ताजर तंजीमें हैं उन्होंने ये एहतजाज किया था कि हमें जो है वो मज़ीद इसकी जो मुद्दत है वो बढ़ाई जाए, इसीलिए फिर ये बढ़ाया है। तो ये ख्याल किया जा रहा है कि आइंदा दिनों में ये जो अभी तो ये 14 तारीख की एक्सटेंशन मिली है, लेकिन मैं बताता चलूं आपको कि रिकॉर्ड ये बताता है कि हमेशा इसमें 2-3 माह की एक्सटेंशन जो है वो चलती रहती है और वो इसीलिए चलती रहती है क्योंकि जो टारगेट एक्सटेंशन चलती रहेगी। अभी तो 14 अक्टूबर तक तौसीह की गई है। कामरान खान मौजूद थे प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
इमरान, अब देखना ये है कि टैक्स नेट में लाए जाते हैं सारे जितने भी गोशवारे अपने 14 तारीख तक जमा करवा सकते हैं। 14 तारीख तक का टाइम है, तो जितने भी जो नॉन फाइलर्स हैं वो फाइलर होने का उनके पास चांस है। पाबंदियों से बचने के लिए आपको फाइलर होना पड़ेगा और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि नॉन फाइलर की कैटेगरी खत्म हो गई। लेकिन वो जो हम शॉर्टफॉल की बात कर रहे थे, मुझे शक जो है वो इस चीज़ का है कि कहीं ये ना हो कि गवर्नमेंट एक मिनी बजट लेकर आए उस शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए। बहरहाल देखते हैं कि जी ये टारगेट्स अचीव होते हैं नहीं होते। एक और अहम मामला है हमने बात करनी है, जो कि जंगी जुनून में पागल इसराइल की यहूदी फ़ौज ने मशरिक़ वस्ता में गज़ा के बाद मज़ीद 4 ममालिक को जंग की लपेट में ले लिया है। यहूदी फ़ौज एक के बाद एक मुल्क में न सिर्फ जुल्म के पहाड़ तोड़ने लगी है बल्कि हज़ारों मासूम शहरियों की गोला बारूद इस्तेमाल करके उनकी जानें ली जा रही हैं। और एक तरफ इसराइली अफवाज जंगी जराइम का खुलेआम इर्तिकाब कर रही है, तो दूसरी तरफ दुनिया भर के मुहज़्ज़ब ममालिक भी खामोश तमाशाई बने हुए हैं। और सेहूनी फ़ौज ने न सिर्फ गज़ा बल्कि लिबनान, शाम और यमन पर भी मुसलसल हमले करके हंसते बसते शहरों को उजाड़ कर रख दिया है। और इस पर अक़वाम आलम समेत अक़वाम मुत्तहिदा जैसा इदारा भी सिर्फ मजम्मतें कर रहा है और इसके अलावा हमें कुछ अमली तौर पर दिखाई नहीं दे रहा, जबकि हमलावर अमरीकी आशीर्वाद से जंग को मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक तक ले जा रहे हैं। इसी हवाले से हमारे साथ बाद मौजूद हैं जलाल अल्फ्रा, गज़ा तर्जुमान हैं ये। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा गज़ा की इस वक्त क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं और मशरिक़ वस्ता में जो है जंग बढ़ती नज़र आ रही है, क्या खदशात हैं? जी बहुत शुक्रिया मोहतरमा। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ रही है। देखिए इस वक्त सूरत हाल गज़ा के अंदर बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई। इसराइल ने गज़ा के अवाम पर हर किस्म का जंग मुसल्लत किया है, फ़िज़ाई हमले और ज़मीनी भी हमले, हत्ता कि जो सेफ जोन एरियाज़ है, इलाके कैंप्स है, उस पर भी बमबारी किया जा रहा है। शहदा की तादाद मीडिया में बताया जाता है कि 42,000, जबकि हकीकत ये है कि 70,000 से ज़्यादा शहादतें हुई है। 1 लाख से ज़्यादा जख्मियों का, लोग बेघर, भूख प्यास। यकीन कीजिएगा मेरी बहन, अब गज़ा की हालात को की एक्सप्लेन करने के लिए, गज़ा के हालात को बताने में अब मेरा बस कोई अल्फाज नहीं रहा। गज़ा के अवाम इस वक्त जो बर्दाश्त कर रहे हैं, शायद कोई भी इंसान इस ज़मीन पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। बाकी रहा सवाल, आपने जो सवाल किया है जंग का जो फैलने का जो ख़तरा है और जो सूरत हाल इस वक्त मशरिक़ वस्ता के अंदर है। देखिए हम जो 1 साल से देख रहे हैं, 1 साल से हम जो देख रहे हैं और मुतालबा भी यही कर रहे हैं और दुनिया मुतालबा कर रही है कि मुसलमानों को बचाया जाए, मुसलमान गज़ा के अंदर इन्हीं को बचाया जाए। अब मामला, अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया। सूरत हाल तो बिल्कुल मुख्तलिफ है और जंग भी हमें फैलती हुई दिखाई दे रही है जलाल साहब। अब लबनान पे, शाम पे, यमन पे भी इसराइल ने हमला कर दिया है, तो ये जंग तो फैल चुकी है। अब मुस्लिम उम्मा का इसमें आप क्या रोल देखते हैं? हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं और किस तरह से इस जंग को रोका जा सकता है? सर देखिए इस वक्त उम्मत मुस्लिमा का किरदार की सिर्फ बात नहीं है, अभी ये इंसानियत, पूरा इंसानियत को बचाना होगा, क्योंकि इस वक्त सिर्फ मुसलमान नहीं मारा जा रहा है। लिबनान के अंदर मुसलमान सुन्नी शिया भी मारे जा रहे हैं, लिबनान के अंदर क्रिश्चियन भी मारे जा रहे हैं। बाकी रहा सवाल उम्मत मुस्लिमा की, जो आपने बात की मोहतरम, मुझे ये बताइए 1 साल से उम्मत मुस्लिमा ने मेरी आवाम के लिए, मेरे गज़ा की बच्चों के लिए, जिनका सामने मेरी बच्चों का 3-3 टुकड़ों में इनको मलबे के नीचे से निकाला जाता था, मेरी बच्चे, मेरी गज़ा के अवाम को जो जलाया जा रहा है, उम्मत मुस्लिमा से मैं उस वक्त मुतालबा करूंगा जब मुझे कोई 1%, कोई 1% में कोई उम्मीद है कि उम्मत मुस्लिमा कुछ करेगी। उम्मत मुस्लिमा, टू बी फ्रैंकली, उम्मत मुस्लिमा कुछ ऐसे में आप अक़वाम आलम के रोल को कैसे देखते हैं? बातें तो बहुत होती हैं, मजम्मतें होती हैं, अमली मुजाहरा नहीं होता, इसको आप कैसे देखते हैं? जी मोहतरमा, हमें एक चीज को तस्लीम करना होगा, हमें एक चीज का एतराफ़ करना होगा, ये पूरा दुनिया को चलाने वाले अमेरिका और बड़ी जो मगरबी ताकत है, और इनकी मर्जी के खिलाफ कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं है।
फलस्तीनियों की सपोर्ट करना या इसराइल को रोकना, ये तो मेरे ख्याल में नामुमकिन बात है। जब तक के मगरिबी ताकतें, अमेरिका ना चाहेगा, जब तक कुछ नहीं होगा। बाकी उम्मत मुस्लिमा का जो काम है वो आपके सामने, उम्मत मुस्लिमा OIC वगैरह वगैरह इजलास पे इजलास चल रहे हैं, करारदाद पे करारदाद चल रही है, मजम्मत चल रही है। इससे आगे आप इनसे एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। हम तो 75 साल से हमने उम्मत मुस्लिमा से कुछ देखा ही नहीं है और ना एक साल से कुछ देखा है जो अभी जंग हुई है। तो लिहाजा मैं बिला वजह कहूँ आपको कि उम्मत मुस्लिमा को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। उम्मत मुस्लिमा पानी नहीं पहुंचा सकती मेरे अवाम को। उम्मत मुस्लिमा मेरी बच्चों को, मेरे बहन भाइयों को भूख प्यास छोड़ दिया। आप उम्मत मुस्लिमा की बात कर रही हैं, मैं बिला वजह आपको एक दुबलाटिक बयान दे दूं कि जी उम्मत मुस्लिमा ये नहीं। उम्मत मुसलमान समेत अक़वाम आलम को भी इस पर देखना चाहिए। इजलास पे इजलास बहुत शुक्रिया जलाल साहब न्यूज़ को वक्त देने के लिए। और हम देख रहे हैं कि इस पर कोई एक्शन होता अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। जैसे कि उन्होंने भी कहा कि इजलास पे इजलास होते हैं, मजम्मतें होती हैं, लेकिन हम दुआ गो हैं कि इस पर रहम किया जाए मुस्लिम उम्मा पर और इस जंग को रोका जाए। प्रोग्राम में मज़ीद मौज़ूआत भी जो हैं प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और कराची की बात करें तो कराची के इलाके हॉक्स बे माड़ीपुर में ट्रक अड्डे के करीब अंसारी गोदाम में लगने वाली आग बेकाबू हो गई है और KMC फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियां जो हैं वो आग बुझाने में मसरूफ है। जबकि पाकिस्तान नेवी के फायर टेंडर्स भी रेस्क्यू ऑपरेशन में इस वक्त शामिल हैं। इस वक्त वहाँ पर ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, ये जान लेते हैं अपने नुमाइंदे सलमान अहमद से। सलमान बताइए, आग किस नौयत की है, किस शिद्दत की है, आग लगने की क्या वजूहात सामने आई हैं, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है वहाँ पे? जी देखिए, ये हाउस बे माड़ीपुर ट्रक अड्डा है और यहाँ पर अंसारी गोदाम है। मेरे अकब में जो है वो इसका मरकज़ी दीवार भी है, दरवाज़ा भी नज़र आ रहा है। इसके अंदर जो है वो 3 गोदाम जो है वो बताए गए हैं जो जिनमें आग लगी है। और आग क्योंकि जो फायर ब्रिगेड हुक्काम का कहना है कि केमिकल भी अंदर मौजूद है, इसके अलावा जो है वो सोलर है, इसके अलावा बैटरीज़ हैं और आतिशगीर मादा भी जो है वो अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से जो है वो आग पर काबू पाने में कई घंटे लग चुके हैं। और फायर ब्रिगेड हुक्काम का और रेस्क्यू इदारों का कहना है कि तकरीबन 8 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है आग लगे हुए और आग अब भी जो है वो मौजूद है। और रेस्क्यू हुक्काम का ये दावा ज़रूर है कि 60% आग पर काबू पाया गया है और 40%। तो सलमान गोदाम के अंदर मौजूद है लोग, कोई मुलाजमीन है अभी भी, क्या कहा जा रहा है? जी देखिए, जब आग लगी थी इब्तिदा में तो उसी वक्त जो है वो जो मुलाजमीन थे उन्हें बाहर निकाल लिया गया था और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है इस वाक़े में। लेकिन जो आग की शिद्दत है वो उसके बढ़ने की वजूहात ही यही थी कि क्योंकि अंदर केमिकल ही मौजूद है, आतिशगीर मादा ही मौजूद है, उसके अलावा सोलर और पैनल ये तो मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसतर हो चुके हैं। और जो ताजिर हैं जो अंदर जिनका जो गोदाम है उनका ये दावा है कि इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने कि फायर ब्रिगेड की जानिब से जो है वो लेट जो है वो अमल शुरू किया गया, जिसकी वजह से आग जो है वो फैली है। और अब मज़ीद जो है वो इसमें बताया जाता है रेस्क्यू हुक्काम की जानिब से कि एक तो सलमान बताइएगा, अभी तक फायर ब्रिगेड अमले का क्या बताना है, आग लगने की क्या वजूहात सामने आई हैं और कब तक इस मुकम्मल तौर पर इस आग पर काबू पा लिया जाएगा? जी फायर ब्रिगेड हुक्काम का यही कहना है कि आग की सबसे पहले तो कोशिश यही कि आग पर पहले मुकम्मल तौर पर काबू पाया जा सके और जब आग पर काबू पा लिया जाता है और कूलिंग का अमल किया जाता है तो इसी दौरान जायज़ा लिया जाता है और उसी में मालूमात ली जाती है कि आया आग लगने की वजूहात क्या थी और इसके अलावा जो तखमीना है मजमूई तौर पर वो भी उसी के बाद लगाया जाता है। लेकिन जो ताजिर है जिसका गोदाम है उनका तो ये दावा है कि उनका जो है वो लाखों करोड़ों रुपए का जो है वो नुकसान अब तक हो चुका है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान अहमद, हमें इस वाक़े से मुतालिक अपडेट कर रहे थे। और यकीनन काफ़ी ज़्यादा ही आग है जी, 8 घंटे हो चुके हैं, मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका। लेकिन इसमें एक अहम मसला ये भी है कि वहाँ पर केमिकल मौजूद है और केमिकल जो है वो पानी से आग नहीं बुझाई जा सकती, उसके लिए फोम का इस्तेमाल करना पड़ता है। और जितनी ज़्यादा ये आग लगी है, हम दुआ ही करते हैं कि सब खैरियत से हो और कोई नुकसान ज़्यादा ना हो। कराची का ये इमरान एक अहम इशू है जी, डेंगू और मलेरिया और चिकनगुनिया के जो मुश्तबा केसेस हैं उनमें इजाफा होता दिखाई दे रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर कराची सिविल अस्पताल में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया की अलामात वाले 30 मरीज़ जो हैं इस वक्त सामने आए हैं। और गर्म मौसम के तब्दील होते ही मच्छरों की अफजाइश में इजाफे के साथ साथ मुतासरा मरीजों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिए ब्यूरो चीफ सिंध शुएब बर्नी ने। शुएब बर्नी साहब, ये इन बीमारियों में अचानक से इजाफा हमें देखने में मिल रहा है,
और इसकी हिकमत अमली क्या होगी? महकमा सेहत सिंध क्या बताता है? उनकी क्या तैयारियां इन अमराज से निपटने के लिए? अब जी देखें, जिस तरह से मौसम तब्दील होता है, जैसे ही सर्दियों की आमद होती है कराची में हम देखते हैं कि मच्छरों की बहुतात में इजाफा हो जाता है। ऐसी ही सूरत हाल इस वक्त पूरे सूबा सिंध में है, जहाँ पे मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया के केसेस बेतहाशा सामने आ रहे हैं। हुकूमत सिंध के जो आदाद शुमार हैं वो तो बहुत कम है, लेकिन अगर हम कराची के अस्पतालों की सूरत हाल देखते हैं तो वो कई गुना है। एक अस्पताल की इमरजेंसी में यौमिया 50-100 लोग पेशेंट्स रोजाना आ रहे हैं जिनको वायरस इन्फेक्शन होता है, जो कि मच्छरों के जरिए मुंतकिल होता है, और वो 4-4, 5-5 दिन इस दर्द की तकलीफ में शिकार रहते हैं। चिकनगुनिया के जो पेशेंट्स हैं, इनकी हड्डियों के जो ज्वाइंट्स होते हैं उनमें बहुत ज्यादा पेन होता है, जिसकी वजह से वो 4 से 5 रोज उनके ऊपर बहुत भारी गुजरते हैं। सर, हुकूमत सिंध के आदाद शुमार की मैं बात कर लूँ तो उन्होंने अभी तक मई से लेकर सितंबर तक सिर्फ बताया है कि 150 लोग चिकनगुनिया से मुतासर हुए हैं, लेकिन अस्पतालों की सूरत हाल कई गुना मुख्तलिफ है। वहाँ पे यौमिया प्राइवेट अस्पतालों की इमरजेंसी में जो हमारी डॉक्टर से बात हुई है वो कह रहे हैं 35 पेशेंट 30 पेशेंट का फ्लो एक दिन का है, और कराची में जो प्राइवेट क्लिनिक्स है उनकी बहुतात है। इसी के साथ जिस तरह से अगर हम पूरे सूबे सिंध की मैं बात कर लूँ तो सिंध में रवां साल जो है डेंगू के केसेस भी जो है वो भी काफी ज्यादा है, लेकिन हुकूमत सिंध के आदाद शुमार में उनकी तादाद अभी तक 1500 से जायद नहीं हुई है, जिसमें से वो कहते हैं कि 1350 से जायद जो है वो सिर्फ कराची शहर के हैं। अब अगर कराची शहर को माइनस कर ले तो पूरा सूबा सिंध जो है उसमें से 150 डेंगू केसेस हुकूमत सिंध बता रही है, हालांकि ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसी तरह अगर मैं मलेरिया की बात कर लूँ तो पूरे सूबा सिंध में मलेरिया के जो है रवां साल 1,91,000 से जायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये वो आदाद शुमार है जो कि रिपोर्ट है महकमा सेहत सिंध के मुताबिक। लेकिन अगर साहब जैसे कि आप बता रहे हैं तादाद भी बढ़ रही है, तो हुकूमती सतह पर और अस्पतालों की तरफ से इमरजेंसी जो नाफिज की गई है उसमें पहली इब्तदाई तौर पर अलर्ट क्या जारी किया गया, क्या एहतियात करनी चाहिए? देखिए, अभी तक तो एक तरह से कहा जाए तो हुकूमत जो है वो आदाद शुमार छिपा रही है। हमने ऐसे भी लोग की मौत वाक़ई हुई है चिकनगुनिया की वजह से, हम उन्हें बज़ाहिर जानते हैं कि वो चिकनगुनिया में मुब्तला हुए और उनकी मौत वाक़ई हो गई, लेकिन हुकूमत सिंध के आदाद शुमार में ये चीज़ सामने नहीं आती। अभी तक कराची, अगर मैं पूरे सूबे सिंध की भी बात करूं तो मच्छरों का जो स्प्रे होता है, मच्छर मार स्प्रे, वो हमें होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, जिसकी वजह से वो तेजी के साथ परवान चढ़ रहे हैं और वो शहरियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत को फौरी तौर पर चाहिए कि, क्योंकि इससे तो हर बंदा महफूज नहीं रह सकता, मच्छर एक ऐसी चीज है जो किसी को भी काटता है तो वो इन्फेक्टेड हो जाता है उस वायरस का और फिर वो बीमार हो जाता है। एक एक घर में इस वक्त ऐसे ऐसे लोगों को हम जानते हैं जहाँ पे 3-3, 4-4 फैमिली मेंबर चिकनगुनिया और ये डेंगू का शिकार हैं। ब्लैकहेड्स जो इनको लगते हैं उसकी किल्लत हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया शुएब बरनी साहब, हमें आगाह कर रहे थे और वो यही बता रहे थे कि हुकूमत सिंध जो है आदाद शुमार छुपा रही है। अगर आदाद शुमारी सही तरीके से रिपोर्ट नहीं होंगे तो उसकी तैयारी का क्या होगी और इस हवाले से इंतजाम भी करने चाहिए। खैर इमरान, हमें ब्रेक पर जाना है, ब्रेक पर से वापस आने के बाद आपको बताएंगे कि आवाम को एक तरफ से रिलीफ तो दूसरी तरफ से तकलीफ क्या दी गई है। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हुकूमत के महंगाई में कमी के कागजी दावे ही साबित होने लगे। हुकूमत ने एक तरफ पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 7 पैसे कमी करके LPG की कीमत में 7 रुपये 31 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया है। अच्छा इमरान, वैसे ये बड़ी हैरत अंगेज बात है, जब भी हुकूमत दावे करती है महंगाई में कमी लाने की तो यही होता है कि एक तरफ रिलीफ होता है, दूसरी तरफ से आपको जी महंगाई आवाम भी इससे कंफ्यूज होंगे कि उन्होंने खुश होना है या नहीं होना, क्योंकि एक तरफ खुशी दूसरी तरफ गम भी मिल रहा है। चले देख लेते हैं उनका क्या कहना है। पेट्रोल तो जी कम होना चाहिए, मजीद किराए भी कम होने चाहिए, मगर ये ऐसी हुकूमत है ये ना किराए कम करती है ना पेट्रोल कम करती है। कल पेट्रोल इन्होंने कम किया, आज गैस बढ़ा दी है। गरीब आवाम कहाँ जाए? हम रक्षा चलाते हैं, 500 रुपये रक्षे का ठेका है, कहाँ से पूरी करें? महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, गरीब बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। गवर्नमेंट ने पेट्रोल सस्ता किया है और जनाब साथ ही जनाब LPG के रेट बढ़ा दिए हैं। हम गरीब रक्षा ड्राइवरों का ख्याल किया जाए, पेट्रोल के साथ गैस भी सस्ती की जाए। गवर्नमेंट को चाहिए कि इससे ज़्यादा रिलीफ दिया जाए ताकि आवाम अपने जो अखराजात है उनको कंट्रोल कर सके। पेट्रोल 2 रुपये मेरे ख्याल में 2.5 रुपये नीचे किया है और LPG बढ़ा दी है। अब आवाम कहाँ जाए? देख इतनी बड़ी दुकान है, एक भी गाहक नहीं है।
इसी तमाम तर हवाले से प्रोग्राम में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन LPG डीलर्स एसोसिएशन इरफान खोखर साहब। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर, कहिएगा कि LPG की कीमतें बढ़ा दी गई हैं हुकूमत की जानिब से और महंगाई कम करने के दावे किए जाते हैं। दूसरा ये बताइएगा कि मार्केट में किसी भी जगह सरकारी कीमत पे LPG मैसर क्यों नहीं है? जी बहुत शुक्रिया सुनन न्यूज़ का। बात यह है कि एक तो मुल्क में वाफर गैस मौजूद है, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है, कोई डिमांड एंड सप्लाई का डोंग जाके जो सरकारी कीमत पे गैस दस्तियाब ना है उनके खिलाफ हुकूमत ताकतवर लोगों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करती है? गरीब दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई बिला जवाब है, बिल्कुल कोई जवाब नहीं है। दूसरी बात ये कि आपने की है कि एलपीजी की पॉलिसी को रिव्यू करने की जरूरत है। इस वक्त जो LPG इंपोर्ट के ऊपर PTI गवर्नमेंट ने जो टैक्स आधा किया तो उन्होंने दोबारा से उन्होंने बढ़ा दिया है। बात यह कि जब अवाम को पास रिलीफ देना है, कुदरती गैस घरों में मौजूद नहीं है, आप सुबह दोपहर शाम 3-2 घंटे गैस आती, किसी जगह आती किसी जगह नहीं आती। तमाम तर जो दारोमदार है घरेलू सार्फिन का, होटल का, बाकी तमाम जगह पर वो LPG पे है। बात यह कि LPG के ऊपर मजीद टैक्स लगा दिए, लेकिन शायद खान अब्बासी साहब के वक्त में LPG पॉलिसी जो बनाई गई थी वो ये थी कि जो ही इंपोर्ट बढ़ेगी, जो लेवी टैक्स लगा उस मद में पैसा वहां दिया जाएगा। हुकूमत ने किया कि जितना टैक्स इकट्ठा होता है वो उसमें उन्होंने कब्जा कर लिया है। अब ये गरीब फ्यूर नहीं रहा, अब इस पर टैक्स की भरमार की जा रही है। तो इरफान साहब, इस वक्त मसला ये है सरकारी कीमत पे तो वैसे भी LPG कहीं नहीं मिल रही आजकल, और ये भी शिकायत मिल रही है कि ब्लैक में मिल रही है, तो इसका हल क्या है आपके सामने? इसका हाल देखें जी, डिप्टी कमिश्नर के NOC से प्लान लगते हैं या LPG की इंपोर्ट जो होती है वो गवर्नमेंट की अंडर सिस्टम है। पूरी सप्लाई चेन को जब तक ठीक नहीं करेंगे, ये दुकानदार के जुर्माने और दुकानें सील करना क्या ये मसले का हल नहीं है। ये मसले का हल कभी नहीं हो सकता। बात यह है कि गवर्नमेंट को होश के नाखून लेने चाहिए। ये गरीब के ऊपर जो क्रैकडाउन है, ये पुलिस की बत्तागिरी कराची में हो रही है, ये लूट मार जो है ना, जब तक बंद नहीं हुई ये चीजें ठीक नहीं होंगी। तो इसको चाहिए, हुकूमत को चाहिए ये प्लांट जितने हैं या LPG इंपोर्ट आती है वो गवर्नमेंट अपनी तवील में ले, सिस्टम में ले, ताकि पेट्रोल की तरह इसकी कीमत को मॉनिटर किया जा सके जी। तो क्या पेट्रोल की तरह इसकी कीमत को मॉनिटर करने के लिए ये कुछ सिस्टम मौजूद है या सिस्टम बन सकता है फिर आपके ख्याल में? बिल्कुल क्यों नहीं सिस्टम बन सकता। बात ये कहते हैं कि LPG एक रीफिलिंग गैर कानूनी, हम कोई गैर कानूनी काम नहीं करना चाहते किसी सूरत भी। हुकूमत को ज़ाब्ता अखलाक बनाए, वो हमें दे, हम टैक्स देने के लिए तैयार है। तमाम दुकानों को बाकायदा लाइसेंस जारी किए जाएं। ये कोई तरीका नहीं कि डिकैनिंग इनलीगल है, इसके ऊपर क्रैकडाउन करेंगे। हम बिल्कुल गैर कानूनी काम नहीं करते। हुकूमत को चाहिए इस पर कोई सिस्टम बनाए। इरफान खोखर साहब, शुक्रिया दिन भर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और एक और अहम इशू है जी, सरगोदा का सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया है। सरगोदा के मुख्तलिफ इलाकों में गलियां जो हैं वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। इमरान, मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे अली रजा से। जी आज बिल्कुल सरगोदा में सीवरेज का निज़ाम इंतहाई दरम बरम होकर रह गया है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर गटर उबल रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे भी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। यहाँ पर जो शहरी असराफ एहतजाज दिखाई दे रहे हैं, इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि मुतअद्दिद बार हमने कॉरपोरेशन के अमला को दरख्वास्त दी है, लेकिन उस पर किसी भी किस्म का अमल दरामद नहीं हुआ। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात कर लेते हैं। और यहाँ मस्जिद के नज़दीक हमारे पानी के जोहर लगे हुए हैं, नमाजी भी यहाँ पे जाते वक्त उनके छींटे पड़ जाते हैं। और यहाँ पे आप आके ख़ुद इंतज़ामिया देखे आके कि यहाँ के क्या सड़कों का और बुरा हाल हो रहा है। इंतज़ामिया से हमारी गुजारिश है कि हमारे एक गटरों की सफाई कराई जाए। उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि कमिश्नर सरगोदा, डिप्टी कमिश्नर सरगोदा और CEO म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फौरी इसका हल निकाले ताकि ये बआसानी यहाँ पर ज़िंदगी बसर कर सकें। ये मसाइल तो आपने देख लिया, आने वाले दिनों में भी हम इस पर नज़र रखेंगे और इसका फॉलोअप भी आपको देंगे और देखेंगे कि हुकूमत ने इस पर अब तक क्या किया है। फिलहाल के लिए प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।